हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है वेयर हैंड्स टच। दोस्तों, आप किसी इंसान से कितनी नफरत कर सकते हो, पर यह कहानी नफरत की सारी हदों को पार करती है। ये तो आप सबको पता है कि यहूदियों के साथ जर्मनी में क्या हुआ, पर अफ्रीकन जर्मन्स के साथ क्या हुआ ये इतिहास काफ़ी कम लोगों को ही पता है। दोस्तों, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को जाकर ख़त्म हुआ। 4 साल चले इस जंग में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध के दौरान फ्रेंच ट्रूप्स ने वेस्टर्न जर्मनी पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था। फ्रांस की तरफ से अफ्रीकन एम्पायर के 20,000 सोल्जर्स जर्मनी के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे और जंग ख़त्म होने के बाद वो सब वहीं वेस्ट जर्मनी में सेटल्ड हो गए और उन्होंने जर्मन महिलाओं के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया था। उनमें से कुछ ने जर्मन महिलाओं से शादी की तो कुछ ने नहीं। 1933 से लेकर 1945 तक अफ्रीकन जर्मन की संख्या हज़ारों में हो गई थी, लेकिन समय के साथ उन्हें जर्मन्स लोगों के साथ संबंध बनाने से प्रतिबंधित कर दिया गया, शिक्षा और रोजगार से बाहर कर दिया गया और कुछ की नसबंदी कर दी गई और कई लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर मार दिया गया। राइनलैंड में रहने वाले मिक्स रेस के बच्चों को हिटलर ने राइनलैंड बास्टर्ड्स का नाम दे दिया था। उस वक्त मिक्स रेस के अफ्रीकन जर्मन लोगों को किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था, ये फिल्म उसी सच्ची घटना पर प्रकाश डालती है। चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 1944 में राइनलैंड से होती है, जो कि वेस्ट जर्मनी में स्थित है। उसी शहर में हम एक महिला को देखते हैं। उसका नाम क्रिस्टीन है। उसकी एक बेटी है जो कि मिक्स्ड रेस की अफ्रीकन जर्मन है और उसका एक भाई है कोएन, जो कि कंप्लीट जर्मन है। रात उनके घर जर्मन गेस्टापो पुलिस आती है। क्रिस्टीन लीना को बेसमेंट में छिपा देती है। हिटलर ने उन पर से सारी सुविधाएं हटा दी थी। वो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकती, ना कोई नौकरी कर सकती है। निग्रो लोगों के लिए जर्मनी में कोई जगह नहीं। वो पूछताछ करके वहाँ से चले जाते हैं। राइनलैंड में रहने वाले निग्रोस को हिटलर ने राइनलैंड बास्टर्ड्स का नाम दिया था। लीना की माँ एक जर्मन है, पर उसके पिता एक अफ्रीकन थे, पर हिटलर उन्हें जर्मन नेशनलिटी नहीं देता। लीना खुद को एक जर्मन मानती है। राइनलैंड में माहौल काफ़ी ख़राब था, इसलिए उसकी माँ लीना और कोएन को लेकर बर्लिन जा रही है, शायद वहाँ सब ठीक हो। क्रिस्टीन की सिस्टर भी बर्लिन में रहती है और उसका पति एक जर्मन ऑफिसर है। हर एक निग्रो को स्टेरिलाइज्ड होना अनिवार्य था, यानी कि एक अफ्रीकन पुरुष कभी पिता नहीं बन सकता और एक अफ्रीकन लड़की कभी माँ नहीं बन सकती। पर लीना ने अभी तक स्टेरिलाइजेशन नहीं करवाया था। वो जहाँ भी जाते थे उसे हर वक्त डॉक्यूमेंट साथ रखना होता था, वरना वो लीना को अरेस्ट कर लेंगे। दूसरे दिन वो तीनों बर्लिन के ट्रैप्टो शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ क्रिस्टीन को यकीन था कि उसकी बेटी लीना को कोई तंग नहीं करेगा। वही पास के स्कूल में उसने लीना का दाखिला भी करवाया था, पर वहाँ भी टीचर से लेकर स्टूडेंट तक उसके स्किन कलर का मजाक बनाते थे और उसके जर्मन नागरिक होने पर हंसते थे। इस वजह से लीना हर वक्त डरी डरी रहती थी। लीना हर वक्त अपने पिता के बारे में पूछती कि वो कौन थे, पर क्रिस्टीन ने उसे कुछ नहीं बताया था। उसकी माँ बताती है वो जब राइनलैंड में उसके पिता से मिली थी तब वो बस उससे थोड़ी बड़ी थी, पर उसके पिता का मिलना वो सबसे बड़ी गलती समझती है, क्योंकि वो उसकी सज़ा अब तक भुगत रहे हैं। पर क्रिस्टीन ने शादी नहीं की थी, वो बस रिलेशन में थे। दूसरे दिन लीना सड़क पर देखती है कुछ जीविश लोगों को कंसंट्रेशन कैंप ले जाया जा रहा है। कुछ बच्चे लीना को उसी भीड़ में धक्का दे देते हैं। इस बात से लीना काफ़ी दुखी हो जाती है। वो अब किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, मानो लोगों के मन में निग्रोस के लिए एक नफ़रत हो गई हो। वहीं एक और लड़का खड़ा था, लुत्स, जो कि एक हिटलर यूथ सेक्शन में ट्रेनिंग पीरियड पर है। वो लीना को ध्यान से देख रहा था। दूसरे दिन क्रिस्टीन दोनों को लेकर अपने सिस्टर के यहाँ जाती है। उसकी सिस्टर हिदा काफ़ी डरी हुई थी। अगर किसी जर्मन ऑफिसर ने किसी अफ्रीकन लड़की को यहाँ देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हिदा का हस्बैंड भी एक गेस्टापो ऑफिसर है। क्रिस्टीन उससे कुछ पेपर की मांग करती है। वो बस किसी तरह से स्टेरिलाइजेशन के जाली दस्तावेज बनवा दें कि लीना स्टेरिलाइज्ड है। उसके बाद वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। गेस्टापो ऑफिसर होने की वजह से वो डॉक्यूमेंट आसानी से अरेंज कर सकता है। इस वजह से वो हर वक्त डरी डरी रहती है कि कब जर्मन्स उससे स्टेरिलाइजेशन पेपर्स मांग ले। लीना का जिक्र करते हुए उसकी माँ रोने लगती है कि वो हर दिन एक डर के साये में जी रही है, पता नहीं कब वो लीना को उठाकर लेकर चले जाए। हम देखते हैं वही पास में एक ब्रेड शॉप है। वहीं एक गुंटर नाम का शख्स काम करता है, पर वो लीना को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता था। हम देखते हैं लीना के छोटे भाई कोएन ने भी अब हिटलर यूथ को ज्वाइन कर लिया है। आज जूनियर सेक्शन में उसका पहला दिन है, जहां बच्चों को वॉर ट्रेनिंग दी जाती थी। पर जाने से पहले उसकी माँ कहती है कि वो चाहती तो उससे रोक लेती, पर कानून के हिसाब से उसे जाना होगा।
पर वहाँ तुम्हें काफ़ी चीज़ें सिखाई जाएंगी। काफ़ी चीज़ें तुम्हें समझ ना आए क्योंकि अब तक कुछ ऐसा तुमने सुना और जाना नहीं होगा, पर कुछ भी करने से पहले अपने दिल और दिमाग दोनों से ज़रूर सोचना। कोएन अपनी माँ की कही हुई बात समझ जाता है। क्रिस्टीन वहीं पास के लेबर सर्विस में काम करती है। एक दिन लीना वहीं से गुजर रही होती है, तभी लुट्स अपनी साइकिल लेकर गलती से उससे टकरा जाता है। सड़क पर गिरने से लीना के चेहरे पर चोट आ गई थी। लुट्स अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगता है और ये दूसरी दफ़ा उसने लीना को देखा था। लीना ने आज पहली बार लुट्स को देखा है। आज से पहले किसी जर्मन शख्स ने उससे माफ़ी नहीं मांगी थी। लीना अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। लुट्स के पिता एक जर्मन एसएस ऑफिसर हैं। उन्हें जंग से लौटे वक्त बीत चुका है। लुट्स की माँ इस दुनिया में नहीं है। क्रिस्टीन के पड़ोस में एक महिला रहती है, फ्राउ नागेल। वो एक जीविश है। उसके ना रहने पर वो कोएन का ध्यान रखती थी। फ्राउ उसे एक लेटर देती है। वो लेटर उसकी सिस्टर के हस्बैंड ने भेजा था। विलियम ने उसने सिक्योरिटी ऑफिस बुलाया था जहाँ वो काम करता है। दूसरे दिन विलियम उसे जाली दस्तावेज बनाकर दे देता है और कहता है कि वो अब अपनी बहन को हमेशा के लिए भूल जाए। रात हम लुट्स और उसके पिता को बैठा हुआ देखते हैं। दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी। रात क्रिस्टीन लीना के पास डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है और उस पर साइन करने के लिए कहती है, पर लीना उस पर साइन करने से मना करती है क्योंकि वो खुद को एक जर्मन नागरिक मानती है। वो ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि वो एक अफ्रीकन है। दूसरे दिन हम देखते हैं लीना को स्कूल से निकाल दिया गया। वो भागती हुई सीधा घर आई, माँ को सारी बात बताई, आज जो भी स्कूल में हुआ। अब लीना अपने माँ के साथ फैक्ट्री जाने लगी थी। जाते वक्त लुट्स वहीं से गुजर रहा था। वो लीना को देख रुक जाता है। लीना भी उसे रुक कर देखने लगती है। दूर खड़े लुट्स के पिता ये सब देख रहे थे, पर दोनों अपने काम की तरफ निकल जाते हैं। जब लीना वापस आ रही होती है तो लुट्स रास्ते में खड़ा था। वो पूछती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? लुट्स कहता है, मैं बस तुम्हारी चोट देखना चाहता था। हर कोई लीना को नफरत की नज़र से देखता था, पर लुट्स दूसरों से बिल्कुल अलग था। वो उसका नाम पूछता है, पर वो बिना बताए वहाँ से निकल जाती है। दूसरे दिन स्ट्रीट से गुजरते वक्त लीना देखती है जर्मन्स ने गुंटर को गोली मार दी है क्योंकि वो एक जीविश था। जब लीना लंच पर बैठी होती है तो गुंटर के साथ हुई घटना का जिक्र करती है। उसे इसलिए मार दिया क्योंकि उसने अपने हाथों से ब्रेड को छुआ था। लीना कहती है गुंटर एक अच्छा जीव था, पर उसकी माँ कहती है कि वो एक जीव होने से पहले एक इंसान था। क्रिस्टीन हमेशा अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देती थी। शाम लुट्स और उसके पिता डिनर पर बैठे थे। लुट्स बताता है, आज ट्रेनिंग के दौरान एक ऑफिसर ने उसकी तारीफ की। उसने कहा कि मेरे पास सुपीरियर स्किल्स है। लुट्स के पिता ने जंग को बड़े करीब से देखा था। वो नहीं चाहते थे कि लुट्स भी जंग में जाए, पर लुट्स अपने पिता की बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देता। उसके पिता एक अच्छे जर्मन ऑफिसर थे। उन्हें जंग से काफ़ी नफरत थी। इन सभी जंगों का कोई मतलब नहीं निकला। कितने मासूमों को मरते देखा। लुट्स को लगता है उसके पिता किसी कायरों की तरह बात करते हैं। एक दिन लीना छिपकर वहाँ चली जाती है जहाँ हिटलर यूथ की ट्रेनिंग चल रही थी। उसे काफ़ी अच्छा लगता था। तभी उसे लुट्स देख लेता है। लीना बताती है वो बस अपने भाई को देखने आई थी। लुट्स से बात करते वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान थी। लुट्स बताता है उसके पिता के पास एक ग्रामोफोन है और उनके पास एक कैसेट है जिसके कवर पर बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखने वाली महिला है। मेरे पिता अक्सर छिपकर वो सॉन्ग सुना करते हैं। लीना कहती है वो अमेरिकन सॉन्ग है, अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत में पड़ सकते हो। लुट्स उसे वो सॉन्ग गाकर सुनाता है। वहाँ से दोनों पास के एक लेक चले जाते हैं। लीना उसे सारी बात बताती है। उसके पिता निग्रो थे और उसे डर में जीने की अब आदत सी हो गई है। उस दिन वो उस लेक में काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। घर आने में लीना को काफ़ी देर हो गई थी। उसकी माँ ये देख काफ़ी चिंतित हो जाती है। शायद क्रिस्टीन को भी खबर थी कि वो लुट्स से मिलने जाती है। अब वो रोज़ इसी तरह छुपकर जंगलों में मिलने लगे थे। लुट्स के हाथ में एक रिंग थी। वो बताता है ये रिंग उसकी माँ ने उसे दी थी। ऐसी सेम रिंग उसके पिता के पास भी है। लुट्स अपनी माँ को बहुत मिस करता है। वो बताता है कि मैं जर्मनी के लिए वॉर में फ़ाइट करना चाहता हूँ, जैसा कि मेरे पिता ने किया था। लीना कहती है क्या तुम्हें लगता है तुम किसी की जान ले सकते हो? क्या तुम्हें जंग से डर नहीं लगता? पर लुट्स कहता है वो जंग में किसी की भी जान ले सकता है। लीना बताती है कि उसके पिता भी वॉर में लड़ चुके हैं। लुट्स पूछता है क्या वो जर्मनी के लिए लड़े थे? इस पर लीना जवाब देती है बेशक जर्मनी के लिए, पर इस बात को लेकर उसके मन में भी कई सवाल हैं। शाम जब वो घर आती हैं तो अपनी माँ से यही सवाल करती हैं, पर क्रिस्टीन बताती है कि वो जर्मनी के विरोध में फ्रांस के लिए लड़े थे। इस पर लीना दुखी हो जाती है।
कि उसने ये बात अब तक छिपा कर रखी थी। शायद जर्मन्स उससे इसलिए नफरत करते हैं। दूसरे दिन फैक्ट्री जाते वक्त रास्ते में लुट्स उसे दिखता है। लीना अपनी माँ से कहती है कि वो ग्लोव्स घर पर भूल गई। क्रिस्टीन को पता था कि लीना लुट्स से मिलने जा रही है। उसे पता था लीना ने जिस रास्ते पर चलना शुरू किया है उसकी कोई मंजिल नहीं। क्रिस्टीन की गलती को वो दोबारा दोहरा रही है। लीना जाकर लुट्स से मिलती है। दोनों अक्सर छिपकर मिला करते थे। उन्हें डर था अगर किसी ऑफिसर ने देख लिया तो दोनों की जान भी जा सकती है। पर अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लीना जब लौट कर आती है तो उसकी माँ उसका वही इंतज़ार कर रही थी। वो उसे समझाती है कि उसे अब यहीं रुक जाना चाहिए। अगर वो इससे आगे गई तो जो भी होगा वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पर लीना के लिए लुत्स किसी उम्मीद की तरह था। रात कुछ गेस्टापो ऑफिसर उसके घर में घुस आते हैं। वो उससे लीना का पेपर मांगता है। वो पेपर देती है। उसमें साफ लिखा था कि वो जर्मन नागरिक है। पर वो ऑफिसर उस पेपर को जला देता है जो उसकी एक सिंगल कॉपी थी। ये देख लीना रोने लगती है। दूसरे दिन लुत्स का पिता बताता है कि उसने एसएस ऑफिसर से बात की है। वो तुम्हें रशियन फ्रंट ना भेजकर कैंप भेज रहे हैं। पर लुत्स को रशियन फ्रंट ही जाना है। लुत्स के पिता को पता है कि रशियन फ्रंट से लौटने के चांसेस बहुत ही कम है। पर हर बार लुत्स अपने पिता की बातों को काट देता है। लुत्स गुस्से में कहता है अगर तुम्हें जर्मनी से प्यार ही नहीं था तो तुमने जर्मनी की ओर से जंग क्यों लड़ी। पर लुत्स ने अपने पिता को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। दूसरे दिन जब लीना लुत्स से मिलने जाती है तो वहाँ काफ़ी जर्मन ऑफिसर सड़क पर तैनात थे। इस डर से लुत्स उसे अपने घर लेकर आ जाता है क्योंकि उसके पिता कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। घर पर दोनों एक दूसरे से इकरार करते हैं कि वो अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वहाँ दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। दोनों इंटीमेट होते हैं। देखते देखते रात हो जाती है। करीब 9 बज चुके थे। उसके बाद पूरे बर्लिन में कर्फ्यू लग जाता था। अगर कोई सड़क पर दिखता तो उसे गोली मार दी जाती थी। लुत्स उसे घर छोड़ने जाता है। तभी वहाँ से एक जर्मन ऑफिसर की गाड़ी गुजर रही थी। लीना छिप जाती है। वो ऑफिसर लुत्स को वार्निंग देकर छोड़ देता है। पर थोड़ी देर में लीना अपने घर पहुँच जाती है। लीना उससे पूछती है क्या आज जो उनके बीच हुआ वो ठीक था। लुत्स उसे अपनी रिंग निकाल कर देता है। लीना घर चली जाती है। रात देरी से आने की वजह से क्रिस्टीन उसे काफ़ी सुनाती है कि वो अब भरोसे लायक नहीं है। फैक्ट्री जाते वक्त एक जर्मन ऑफिसर दोनों को रोक लेता है। वो लीना के पेपर्स मांगता है पर उसके पास पेपर्स नहीं थे। वो सोल्जर क्रिस्टीन से कहता है जब वो विरोधी देश के सोल्जर्स से संबंध बना रही थी तो क्या उसे ज़रा सी भी शर्म नहीं आई। क्रिस्टीन उसका जवाब देती है कि उसने जर्मनी के बारे में कभी गलत नहीं सोचा। वो सोल्जर क्रिस्टीन को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ देता है और वो क्रिस्टीन के लिए काफ़ी बुरे शब्दों का प्रयोग करता है। पेपर्स ना होने की वजह से वो लीना को अपने साथ ले जाने लगते हैं। लीना रोने लगती है। क्रिस्टीन कहती है वो उसकी बेटी के बदले उसे ले जाए। वो क्रिस्टीन को गाड़ी में भरकर लेकर चले जाते हैं। लीना रोती रह जाती है। एक इंसान के लिए इतनी नफरत जिसका कोई हिसाब नहीं। शाम लीना कोहेन से बताती है कि माँ कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। जब वो आएगी तो हमारे पास ढेर सारे पैसे होंगे। कोहेन दुखी था कि उसकी माँ उससे मिले बिना चली गई। लीना ने उसे सच नहीं बताया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। दूसरे दिन वो लुत्स के घर के बाहर जाती है। शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। बाहर एक शख्स था। उससे पूछने पर पता चलता है लुत्स को कल ही ईस्ट में ड्यूटी पर भेज दिया गया है और अब घर में उसके पिता है। लीना काफ़ी दुखी हो जाती है कि लुत्स ही उसकी आखिरी उम्मीद था। दूसरे दिन हम देखते हैं उसे उल्टियाँ हो रही हैं। शायद वो प्रेग्नेंट थी। वो अपने भाई कोहेन को ले जाकर अपने आंट के यहाँ छोड़ देती है। हम देखते हैं लीना उसी लाइन में जाकर लग जाती है जहाँ जीविश महिलाओं को लेबर कैंप के लिए ले जाया जा रहा था। वो उसे भी गाड़ी में भर लेबर कैंप लेकर चले जाते हैं। वहाँ एसएस गार्ड महिला के पूछने पर वो झूठ बोल देती है कि वो स्टेरिलाइज्ड है। वो देखती है फेंस के उस तरफ कंसंट्रेशन कैंप है जहाँ जीविश लोगों को जलाया जाता है। वो जीविश महिला लीना को किचन में काम दे देती है। उस कैंप में एक जीविश महिला थी जिसका नाम हरमाइन था। लीना देखती है उसके पैरों से खून आ रहा है क्योंकि उसके जूते फटे हुए थे और दिन भर उस फटे हुए जूते के साथ काम करने में पैरों में घाव बन जाता था। वहाँ लीना और हरमाइन में अच्छी दोस्ती हो जाती है। रात बैरक्स में हरमाइन उसे बताती है कि उसका स्टमक राउंड शेप में है। उसे पता चल चुका था कि लीना प्रेग्नेंट है पर लीना उसका कोई जवाब नहीं देती। हरमाइन उसे बताती है फेंस के उस तरफ जीविश रैट हाउस है और उस जगह को ये नाम जर्मन्स ने दिया था। दूसरे दिन लीना देखती है कैंप के दूसरी तरफ से राख हवा में उड़ रही है जहाँ जीविश लोगों को जलाया जा रहा था। वो मंजर सच में दिल दहला देने वाला था।
हम देखते हैं 4 महीने बीत चुके हैं। अब सर्दियां आ गई थी। खाना लेते वक्त हरमाइन का प्लेट नीचे गिर जाता है, इसलिए लीना उसे अपना खाना दे देती है। रात सोते वक्त बैरक में लीना बताती है कि वो स्टेरिलाइज्ड नहीं है और वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है। दूसरे दिन बाहर जाने से पहले हरमाइन उसके पेट पर काफ़ी टाइट कपड़ा बांध देती है ताकि किसी को पता न चले। रात लीना कहती है कि वो किचन से आलू चुरा कर ले आएगी, जिसके एक्सचेंज में वो अपने लिए जूते ले सकती है। दूसरे दिन जब वो आलू चुरा कर ले जा रही होती है तो एक सोल्जर उसे देख लेता है और उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है। अगर लीना ने कपड़े उतार दिए तो उसे उसकी प्रेगनेंसी का पता चल जाएगा। तभी वहाँ लुत्स लीना को देख लेता है। अभी कुछ दिन पहले ही लुत्स का ट्रांसफ़र इस कैंप में हुआ था। वो लीना को वहाँ देख काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। उसने सोचा नहीं था उसकी मुलाकात कुछ इस तरह से होगी। लुत्स उस सोल्जर को भेज देता है। वो कहता है मैं इस लड़की को देख लेता हूँ। लीना की हिम्मत नहीं हो रही थी लुत्स से नज़रें मिलाने की। लुत्स को भीतर एक दर्द उठ रहा था। वो लीना को रुकने के लिए कहता है। वो पूछता है क्या उसके पास कुछ खाने को है, पर लीना उसका जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं लुत्स के पिता की भी पोस्टिंग उसी कैंप में है। लुत्स की पोस्टिंग भी उसके पिता ने यही करवाई थी, पर लुत्स सवाल करता है कि उन्होंने उसकी पोस्टिंग यहाँ क्यों की। उसके पिता कहते हैं कम से कम तुम यहाँ मौत से तो बचे हो, पर अब लुत्स को लगने लगा था काश वो जंग में मर जाता। अब लीना को हर रोज़ यहाँ इस हालत में देखना रोज़ थोड़ा थोड़ा मरने जैसा था। रात लीना हरमाइन को आलू देती है, जिसके एक्सचेंज में वो शूज़ ले सकती है। दूसरे दिन खिड़की साफ़ करते वक्त वो लुत्स के पिता के हाथ में वैसी ही रिंग देखती है जैसी कि लुत्स ने उसे दी थी, पर यहाँ आने से पहले उससे वो रिंग जब्त कर ली गई। दूसरे दिन लुत्स उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। लीना की ये खामोशी उससे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो लीना से एक साथ कई सवाल करता है कि वो यहाँ कैसे पहुँची और उसकी माँ और उसका भाई कहाँ है, पर लीना कहती है तुम जिस तरह से छोड़कर गए मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। लुत्स बताता है उसे बहुत जल्दबाजी में निकलना पड़ा। उसे लगा था वो उसे फाइट में ले जा रहे हैं, पर उन्होंने उसे ईस्ट कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया था। हर दिन जलती लाशों की महक पूरे कैंप में फैली रहती थी। एक नर्क था। वो ये बताते वक्त वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। लीना को भी उसकी मजबूरियों का एहसास होता है, पर अब लुत्स लीना से उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले। पर लीना नहीं चाहती थी कि वो उसके करीब आए। वो उससे अपनी प्रेगनेंसी का भी जिक्र नहीं करती। रात में लीना को मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ वो उसके लिए खाना ले आएगा। हम देखते हैं कैंप में एक ऑफिसर कुछ पेपर्स लेकर आया था। उस पर लुत्स के पिता के सिग्नेचर चाहिए थे। ऊपर से ऑर्डर आए थे कि कैंप में जितने भी 8 से 10 साल के बच्चे हैं उन्हें मार दिया जाए, पर उसके पिता उस ऑफिसर से बहस कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें यह ठीक नहीं लग रहा था। रात लीना जाकर लुत्स से मिलती है। वो लीना को एक स्कार्फ और फूड देता है। लुत्स उसे गले लगाता है। उसे ठंड लग रही थी। वो अपना जैकेट उसे पहना देता है। गले लगाता है तो उसे एहसास होता है कि लीना प्रेग्नेंट है। ये जानकर लुत्स इमोशनल हो जाता है। दूसरे दिन एक ऑफिसर लुत्स के पिता को वही रिंग लाकर देता है जो लुत्स ने लीना को दी थी। उसके पिता को पता चल जाता है कि वो लड़की लीना ही है। लुत्स का पिता बाहर उन बच्चों की तरफ देखता है, उनकी मासूमियत जिसके सब दुश्मन बने हुए हैं। वो लुत्स को लेकर टहलने निकल जाते हैं और वहीं सामने जाकर बैठ जाते हैं जहां लीना सब्जियां काट रही थी। पर वो अपने बेटे से जिक्र नहीं करते कि उन्हें सब पता है। उन्हें अपने बेटे का दर्द साफ दिख रहा था। लुत्स को भी अब अपने पिता की कही हुई बातें सच होती दिख रही थी। जंग को लेकर उसके सारे भरम टूट गए थे। रात उसके पिता उन पेपर्स पर साइन करते वक्त काफ़ी सोच विचार करते हैं, पर उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो इस घटना को रोक सके। सुबह हरमाइन देखती है उसके शूज़ मिसिंग है। वो रोने लगती है। अगर वो बिना शूज़ के बाहर गई तो जर्मन्स उसे मार देंगे, पर लीना यकीन दिलाती है कि उसे कुछ नहीं होगा। वहाँ एक सोल्जर हरमाइन को बिना शूज़ के देख लेता है और लुत्स को उसे शूट करने के लिए कहता है, पर लुत्स उसे शूट नहीं करता। पास में लीना खड़ी थी। आखिर वो सोल्जर खुद उसे गोली मार देता है। ये देख लीना बेहोश हो जाती है। ये देख लुत्स को काफ़ी तकलीफ़ होती है। वो इतना मजबूर था कि लीना के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो बैरक में जाकर लीना से मिलता है। लीना हरमाइन की मौत से काफ़ी टूट गई थी। लुत्स भी रोने लगता है जब लीना उससे पूछती है कि उसने हरमाइन पर गोली क्यों नहीं चलाई। वो बताता है कि मैं इस तरह से नहीं लड़ना चाहता जहाँ सामने वाला इंसान निहत्था हो। मैंने ऐसे जंग की कभी कल्पना भी नहीं की थी। लुत्स कहता है हम यहाँ से किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ हम दोनों को कोई नहीं जानता होगा। वो कहती है ये नामुमकिन है। ये बात लुत्स को भी पता थी। वो यहाँ से जाएगी भी तो कहाँ,
जब जर्मनी उसका देश ही उसे स्वीकार करने से मना कर रहा है तो कोई और क्या करेगा। दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। लुत्स को पता था कि वो लीना और उसका बच्चा दोनों को मार देंगे। अब लीना ने अपने हालातों से समझौता कर लिया था, उसकी डेस्टिनी तय थी। दूसरे दिन लुत्स के पिता उसे रिंग दिखाते हैं। लुत्स को पता चल जाता है कि उसके पिता को लीना के बारे में सब पता है। वो बताते हैं कि अमेरिकन दोनों तरफ से आ रहे हैं, बहुत जल्द वॉर ख़त्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे जाने का अरेंजमेंट करवा देता हूँ। पर लुत्स यहाँ से जाने को तैयार नहीं था। रात लुत्स लीना को लेकर वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है, पर उसी वक्त वहाँ अमेरिकन्स एयर स्ट्राइक कर देते हैं। हम देखते हैं जैसे ही लुत्स मोटरसाइकिल स्टार्ट करने जाता है, उसके पिता उसे लेकर बंकर में छिप जाते हैं। लीना वहाँ आती है पर लुत्स नहीं था। सुबह जब लुत्स बंकर से बाहर आता है, उसके पिता उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर वो लीना के बिना वहाँ से जाने को राजी नहीं था। अमेरिकन्स किसी भी वक्त वहाँ आ सकते थे। लुत्स भीड़ में लीना को देखता है, वो उसकी तरफ बढ़ता है, वैसे ही उसके पिता उसे शूट कर देते हैं। लुत्स वहीं मर जाता है। ये देख लीना रोने लगती है। लुत्स के पिता को पता था लुत्स की अब कोई ज़िंदगी नहीं है। यहाँ जर्मन्स उसे मार देंगे और अमेरिकन्स ने पकड़ा तो वो उसे मार देंगे, इसलिए उन्होंने अपने हाथों से मारना उचित समझा। हम देखते हैं लीना वहीं बैठी रो रही है। तभी वहाँ अमेरिकन सोल्जर्स आ जाते हैं और सभी प्रिजनर्स को लेकर कैंप चले जाते हैं। हम देखते हैं लीना बाहर बैठी है। वहाँ हर कोई आकर अपने परिवार के सदस्यों को तलाश कर रहा था। तभी लीना भीड़ में अपना नाम सुनती है। वहाँ उसकी माँ और भाई थे, दोनों लीना को तलाश कर रहे थे। उसकी माँ जिंदा थी। क्रिस्टीन देखती है लीना प्रेग्नेंट है। ये देख वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इस घटना के बारे में पता था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।